हेलो एवरीवन, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने अभी तक वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ये बहुत डिटेल में समझ लिया है बच्चों। आई होप वो सारे लेक्चर्स आपने देख लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे अभी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस देखना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं देखती हूँ बहुत बार बच्चों को सुन के डर लगता है दैट माय गुडनेस अभी कैश फ्लो बनाना है, लेकिन बच्चों ये जो चैप्टर है यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, इट इज नॉट टू मच इनटू डिटेल। आपको बस ये कॉन्सेप्ट बताया है दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो उसी तरह एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी डरिए मत, यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो ये आपको बहुत ही इजीली सॉल्व करते आएगा, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स भी जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट दीज आर वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स। ओके, सो प्लीज डोंट बी स्कैर्ड, ऐसे मत सोचिए दैट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक और हमें तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा मत करिए। एंड दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लेवल पे एज वेल एज प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू दिस लेक्चर, एकदम इजीली हम सब समझने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझे कि एग्जैक्टली ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और इसे हम आखिर क्यों बनाते हैं। ठीक है, लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हमारे जो सबसे फेवरेट बिजनेसमैन है लाला जी, इन्होंने कुछ सेल्स किया है ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कैश एंड क्रेडिट दोनों में कुछ सेल्स किया। कैश सेल्स है 80,000, क्रेडिट में सेल्स किया है 1 लाख। ओके, सो टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा उनका 1,80,000। अभी टोटल परचेजेस कितना है, लेट अस सी। हम अज्यूम करते हैं परचेजेस भी उन्होंने कुछ कैश में किया होगा एंड कुछ क्रेडिट में किया होगा, कैश एंड क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, कैश में उन्होंने 50,000 गुड्स खरीदे एंड क्रेडिट में 60,000 वर्थ गुड्स खरीदे, और जितना भी खरीदा था या जितना भी मैन्युफैक्चर किया था सब उन्होंने बेच दिया। एंड लेट अस अज्यूम कि सारे उनके ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग सारे एक्सपेंसेस मिला के उनका खर्चा हो जाता है 30,000। ठीक है, तो अगर हम ये माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, देखो 40,000। करेक्ट, प्रॉफिट आ रहा है 40,000। नाउ जब लाला जी ने ये साल स्टार्ट किया था, उनके हाथ में कैश में पैसा था 10,000 रुपए। तो अभी लाला जी हमें बोल रहे हैं, ही कम्स टू अस एंड ही टेल्स अस कि बाबा देखो ये मैंने सेल्स किया है, ये परचेजेस है, दिस इज माय एक्सपेंस, मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है 40,000, लेकिन मैंने स्टार्ट 10,000 से किया था साल, और इस साल के एंड में भी मेरे पास 10,000 रुपए ही बाकी है, तो ये 30,000 का डिफरेंस क्यों दिख रहा है? अगर मेरा प्रॉफिट 40 है तो मेरा कैश भी तो 40 होना चाहिए था, राइट? उन्हें ये कंफ्यूजन हो रहा है कि बाबा अगर प्रॉफिट 40,000 है तो पैसा मेरे पास 40,000 से कम क्यों है, सिर्फ 10,000। स्टार्ट भी 10,000 से किया, एंड में भी 10,000 ही बाकी है, तो साल भर में किया तो किया क्या, पैसा कहाँ गया, चोरी हो गया, क्या हुआ? उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नाउ लाला जी कम्स टू अस, नाउ वी नो कि हाउ अ बिजनेस फंक्शंस, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये पता है, तो हम लाला जी को बोलेंगे कि लाला जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आई विल एक्सप्लेन दैट ये जो डिफरेंस है आपके प्रॉफिट की फिगर में और कैश के फिगर में, ये क्यों आ रहा है, ये मैं आपको अच्छी से बता सकती हूँ। सो लाला जी बोलेंगे ओके, लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस। तो टेल मी लॉजिकली, आप क्या बोलेंगे, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू यू? देखिए यहां पे अगर हम गौर से देखेंगे, देयर हैज बीन सम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, राइट? और अगर क्रेडिट है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब उतना पैसा आया नहीं है बिजनेस में या उतना पैसा गया नहीं है बिजनेस से बाहर। तो मैं प्रॉफिट को कैश से कंपेयर कैसे करूं, बिकॉज जब मैंने प्रॉफिट की फिगर निकाली तो मैंने क्रेडिट एंड कैश दोनों भी कंसिडर किया, लेकिन व्हेन आई एम लुकिंग एट माय कैश इन हैंड, तब मेरे पास वो पैसा तो नहीं आएगा ना जो मैंने क्रेडिट पे सेल्स किया है, और वो पैसा भी मेरे बिजनेस से अभी बाहर नहीं गया जो मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है, राइट? इजंट दिस वेरी वेरी लॉजिकल? तो हम लाला जी को बोलेंगे कि लाला जी देखिए, ओपनिंग कैश था आपके पास 10,000 रुपए, ठीक है? अभी इसमें कौन सा कैश की फिगर ऐड करोगे आप, कौन सी अमाउंट ऐड करोगे जो आपको एक्चुअली मिली है,
देखिए सेल्स तो हो गया टोटल 180, लेकिन क्या 1,80,000 आपके पॉकेट में आया पैसा? नहीं। ये जो कैश सेल्स है 80,000, सिर्फ उतना पैसा आपके पास आया है, तो व्हाट विल आई डू? आई विल ऐड कैश सेल्स हियर, राइट? 80,000। तो टोटल पैसा कितना बचा लाला जी के पास? 90,000 रुपीज। Isn't this very very simple? है ना, 90,000 बचा। अभी इसमें से माइनस क्या होगा? परचेसेस टोटल तो हो गए 50 प्लस 60, लेकिन क्या उतना पैसा बाहर गया है बिजनेस में से? पैसा कितना बाहर गया? कैश परचेजेस 50,000। तो मैं क्या करूंगी, यहां से मैं माइनस करूंगी ओनली कैश परचेज। ओके, मैंने कैश परचेज को माइनस कर दिया 50,000, तो अभी बचा 40,000, करेक्ट। अभी इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी? जो भी मेरे एक्सपेंसेस है। सी नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड, मतलब दीज आर माय एक्सपेंसेस आई हैव पेड थ्रू कैश, ठीक है। सो 30,000 मैंने पे किया है कैश में से, सो अगेन मैं एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगी 30,000। तो अभी कितना बच रहा है देखो, अभी कैश एट द एंड इज 10,000 रुपीज। गेटिंग इट? तो अभी मैं लाला जी के पास ये लेके जाऊंगी और लाला जी को बोलूंगी, देखिए लाला जी, आपने स्टार्टिंग पॉइंट था आपका 10,000, उसमें मैंने आपके कैश सेल्स ऐड कर दिया, मैंने माइनस कर दिया परचेजेस माइनस आपके कैश एक्सपेंसेस, और ये देखिए ये जो बैलेंस आ रहा है ना, इसीलिए देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। लेकिन लाला जी बोलेंगे ये तो मेरी समझ में आ रहा है कि कैश कैसे आया और कैश कैसे गया, ये तो आई नो, लेकिन आप मुझे ये समझाइए, तो ये 40,000 क्यों दिख रहा है? अगर कैश 10,000 है तो प्रॉफिट 40,000 क्यों दिख रहा है? मेरा प्रॉफिट भी 10,000 होना चाहिए था, राइट? नाउ लाला जी इज नॉट सेटिस्फाइड, उन्हें ये नहीं चाहिए दैट मैं उन्हें सिर्फ ओपनिंग कैश से क्लोजिंग कैश में लेके आऊं, उन्हें ये चाहिए दैट मैं ये प्रॉफिट फिगर को टैली करूं कैश फिगर के साथ। लाला जी वांट्स टू नो दैट 40,000 अगर मेरा प्रॉफिट है तो 10,000 कैश एट द एंड मेरे पास क्यों आया और कैसे आया, ठीक है। तो ये जब हमें समझाना होता है किसी बिजनेसमैन को, तब हम एक अलग फॉर्मेट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। सी लॉजिक इज गोइंग टू बी दिस, वेरी वेरी सिंपल लॉजिक यही रहने वाला है, लेकिन हमें प्रेजेंट एक अलग फॉर्मेट में करना है, ठीक है। आप बड़ा नाम सुनते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको लगता है माय गुडनेस व्हाट इज दिस, इट इज एक्सट्रीमली लॉजिकल, ठीक है। इसमें आपको कोई डिफिकल्टी लगी? देखिए कैश सेल्स, कैश परचेजेस, वाज देयर एनीथिंग डिफिकल्ट इन दिस? नहीं, वेरी वेरी लॉजिकल, राइट। वैसे ही आपको स्टार्टिंग पॉइंट जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, स्टार्टिंग करोगे आप प्रॉफिट के फिगर से, और प्रॉफिट के फिगर में से आप कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके एट द एंड ऑफ द ईयर ये जो 10,000 रुपीज है वहां तक आप लेके आओगे। तो आपके बिजनेसमैन को, तो आप लाला जी को वो स्टेटमेंट दे सकते हो और बता सकते हो कि देखो लाला जी 40,000 प्रॉफिट था, लेकिन ये रीजंस के वजह से आपके हाथ में सिर्फ 10,000 रुपए है अभी, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट दैट वी प्रिपेयर टू शो हाउ देयर हैज बीन अ चेंज इन द कैश ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, उसे हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमें याद रखना है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है, एंड देन हम कुछ एडिशन डिलीशन करके एट द एंड जो भी हमारा कैश है वहां तक हमें पहुंचना है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? समझ में आया कि हम क्यों बनाते हैं कैश फ्लो, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट द फॉर्मेट एंड देन वी विल लुक एट अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तो और भी क्लियरली समझेगा। ये जो फॉर्मेट है बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये बहुत डिटेल्ड फॉर्मेट है, आपको एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं होगा, आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस मैं आपके लिए पूरा फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट बी अश्योर्ड दैट एग्जाम में इतने डिटेल में कुछ नहीं आएगा। Very very simple problems you will get, but for your understanding you should understand the logic. That is the reason I'm going to explain the entire concept to you. ठीक है, अभी देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, इस तरह से आप स्टार्टिंग करोगे। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चों, तो हम हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को प्राइमरीली 3 चीजों में डिवाइड करते हैं। वो कौन सी चीजें हैं? देखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एज द नेम सजेस्ट, फाइनेंस मतलब हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास पैसा कहां से आता है, वो जो भी होगा दैट इज माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि बिजनेस के पास पैसा कहां से आता है, तो आप क्या बोलोगे कि जाहिर है हमने जब वर्टिकल बैलेंस शीट बनाया था मैम, वहां पे हमने देखा था
दैट हम जो सोर्सेस ऑफ फंड्स लिखते हैं दैट इज व्हाट माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। जो सोर्सेस है वहां से मुझे फाइनेंस आ रहा है ना मेरा बिजनेस चलाने के लिए। तो सबसे पहला सोर्स क्या है? शेयर कैपिटल, राइट। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जो भी शेयर्स इशू हो रहे हैं वहां से मुझे पैसा आ रहा है बिजनेस को। तो शेयर्स के मिलने के वजह से, शेयर्स इशू होने के वजह से जो भी पैसा बिजनेस में आता है दैट इज माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? अगर मैंने डिबेंचर्स इशू किए तो वो अगेन मेरे कुछ बोरोड फंड्स है, अगर मैंने कुछ लोन लेके रखा है तो वो भी फाइनेंस हुआ, राइट। मुझे वहां से पैसा बिजनेस में आ रहा है, तो ये मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गए, राइट। मूविंग टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग मतलब क्या? एज द नेम सजेस्ट, इन्वेस्ट किया पैसा कहीं पे बिजनेस ने, सो दैट बिकम्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब आप एप्लीकेशन ऑफ फंड्स याद करिए, फंड्स कहां कहां अप्लाई होते हैं। सबसे पहला होता है वर्टिकल बैलेंस शीट, याद करिए एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सबसे पहला है फिक्स्ड एसेट, राइट। तो अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे या उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगा दैट विल बी माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, बिकॉज दैट इज माय एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स दैट आई हैव। या बिजनेस ने कहीं पे इन्वेस्ट किया हो, या बिजनेस ने किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो, कहीं पे बैंक में डिपॉजिट रखा हो, ये सब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस विल ऑल्सो फॉल अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके। और बाकी क्या है? अभी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो ये दोनों में नहीं आता है, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, वो हो गया ऑपरेटिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो भी इनकम होगा या जो भी एक्सपेंस होगा, ऑल दोज एक्सपेंसेस, जो भी कैश है, ओके। यहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं, मतलब कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो। तो कैश विल इंक्लूड कैश एज वेल एज बैंक, ओके। सो जो भी आपका कैश इनफ्लो है, जो भी आउटफ्लो है, फॉर कंडक्टिंग योर बिजनेस डे टू डे ऑपरेशंस, एवरीथिंग विल फॉल अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब आपने अगर कैश परचेज किया, आपने कैश सेल्स किया, आपने अगर क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया, डेटर्स ने आपको पैसा दिया, ऑल दिस विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये तीनों हमारे प्राइमरी हो जाते हैं डिविजन ऑफ आर एंटायर बिजनेस। 3 एक्टिविटीज में हमने डिवाइड किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इज अ मेजर चंक, बिकॉज जिस चीज के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया दैट इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो प्रॉफिट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसीलिए अगर हम ये फॉर्मेट देखेंगे बच्चों, देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट है। लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, हमें बताना है दैट बाबा ये जो प्रॉफिट है इससे हमें एंड में जाना है कैश के तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी नॉन कैश हमारे आइटम्स है वो हम यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सबसे पहला नॉन कैश क्या होता है हमारा, याद करिए, डेप्रिसिएशन, राइट। क्या डेप्रिसिएशन जाता है हमारे बिजनेस में से बाहर? नहीं। फिक्स्ड एसेट हर साल हम कुछ अमाउंट से डेप्रिसिएट करते हैं, बट दैट इज जस्ट अ जर्नल एंट्री, राइट। क्लास 11th याद करिए, इट इज जस्ट अ जर्नल एंट्री, एक्चुअली पैसा बिजनेस से बाहर नहीं गया। तो मेरा प्रॉफिट तो कम हुआ ना, याद करिए। देखिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस हमारा अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे जब ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं, राइट, एंड देयर आर मेनी अदर एक्सपेंसेस एज वेल, करेक्ट। एंड देन यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आता है, करेक्ट। डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया टू अराइव एट माय प्रॉफिट फिगर, इजंट इट। डेप्रिसिएशन माइनस किया, लेकिन ये तो नॉन कैश था, एक्चुअली पैसा मेरे बिजनेस से बाहर गया ही नहीं है। तो क्या मेरी कैश के फिगर में इससे कोई इफेक्ट हुआ? मेरी कैश की अमाउंट या बढ़ी या घटी इसके वजह से, डेप्रिसिएशन के वजह से? न्यूट्रल ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है कैश में। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने माइनस कर दिया था, तो अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बिकॉज आई वांट टू मूव टू द कैश फिगर, मुझे कैश की अमाउंट निकालनी है, तो मेरे जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो मैं ऐड बैक करूंगी। नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है आई हैव टू ऐड दैट, गेटिंग इट। इंटरेस्ट अगर मैंने कुछ पे करके रखा है बिकॉज इट इज नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है, तो वो मुझे ऐड बैक करना है। अगर कोई मुझे लॉस हो गया सेल ऑफ एन एसेट पे, वो भी मुझे ऐड बैक करना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज आइदर नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग।
ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। और मैं माइनस क्या करूंगी, अगर मेरे पास प्रॉफिट हो गया एसेट बेचने के बाद तो मैं उसे माइनस करूंगी, एंड अगर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मुझे मिला है तो वो भी मैं माइनस करूंगी। देखिए बच्चों, अभी हम ये एक बार फॉर्मेट देख लेंगे, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और डिटेल में समझने वाला है, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ दिस स्टेटमेंट, ओके। ये सब हम ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस है उसे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चों, हम 2 साल के अमाउंट्स को कंपेयर करते हैं, ओके। इट इज ऑलवेज अ कंपैरिजन दैट पिछले साल डेटर्स इतने थे, इस साल इतने हैं, तो देयर हैज बीन सम रिसीट ऑफ अमाउंट या फिर डेटर्स हमारे बढ़े हैं, करेक्ट। सो ये जो कंपैरिजन है वो हम करते हैं ऑलवेज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि ये जो वर्किंग कैपिटल है उसमें क्या चेंजेस हुआ और उसके वजह से हमारे कैश पे क्या इफेक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे डेटर्स एज ऑन 31st March 17 एंड 31st March 18, ठीक है, बी वेरी वेरी अटेंटिव। मेरे डेटर्स एज ऑन 31st March 17 थे 50,000 रुपीज, ओके, एंड इस साल एज ऑन 31st March 18 20,000 रुपीज है डेटर्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब होता है दैट 30,000 से मेरे डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, इजंट इट। अगर डेटर्स की वैल्यू कम हो गई है, इसका क्या मतलब हो सकता है, क्यों डेटर्स कम हो गए, इसका ये मतलब हुआ दैट शायद डेटर्स से हमें कुछ पैसा इस साल मिल गया है, दैट इज द रीजन डेटर्स की वैल्यू कम हो गई है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ये जो डेटर्स की वैल्यू कम है इसके वजह से मेरा इनफ्लो हुआ है कैश का, तो मुझे ऐड करना है, सी डिक्रीज इन द करंट एसेट्स। डेटर्स हो चाहे बिल्स रिसीवेबल हो, जो भी आपके करंट एसेट्स है, अगर उनकी वैल्यू कम हो रही है, देखो अगर कम हो गई इसका मतलब उनसे मुझे पैसा मिला होगा, राइट, इसीलिए तो कम हुआ है वैल्यू। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू ऐड व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन माय डेटर्स, ओके। सिमिलरली अगर देयर इज एन इंक्रीज इन माय डेटर्स, पिछले साल 50,000 था, इस साल 1 लाख हो गए डेटर्स। अब मुझे बताइए इसका क्या मतलब हुआ, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 50,000, 50,000 से मेरे डेटर्स बढ़ गए हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होगा मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देखिए डेटर्स बढ़े इसका मतलब है मैंने क्रेडिट पे कुछ बेचा, इसीलिए तो डेटर्स की वैल्यू बढ़ गई। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, जो मुझे पैसा मिल सकता था अगर मैं कैश में बेचती, वो अभी मुझे नहीं मिला है। सो इनडायरेक्टली क्या मैं ये बोल सकती हूँ दैट 50,000 मेरा आउटफ्लो हो गया कैश का, राइट। इनडायरेक्ट है ये, ठीक है, एक्चुअली मैंने पैसा तो नहीं दिया है, लेकिन अगर ये 50,000 मैं कैश पे बेचती तो मेरे पास पैसा आता, राइट। अभी मैंने क्रेडिट पे बेचा तो पैसा नहीं आया। तो इसीलिए अगर मेरे करंट एसेट्स में कोई भी इंक्रीज है तो मैं क्या करूंगी, यहां से माइनस करूंगी, इंक्रीज इन द करंट एसेट्स। आई एम गेटिंग दिस, आप इसे याद भी रख सकते हो, बट आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट। आप ये समझ लीजिए अगर डेटर बढ़ गया है इसका मतलब मुझे आना चाहिए था कुछ पैसा पर नहीं आया, इसीलिए मैं उसे माइनस करूंगी, बिकॉज इनडायरेक्ट मेरा खर्चा हो गया। इनडायरेक्टली जो पैसा मैं कमा सकती थी वो मेरे पास नहीं आया, इसका मतलब उतने से मेरा कैश कम हो गया इस साल, तो मैं माइनस करूंगी। सिमिलरली अगर एसेट्स कम हो गए इसका मतलब कुछ पैसा मुझे मिला होगा, तो आई एम गोइंग टू ऐड दैट इन माय वर्किंग कैपिटल, ओके। इसका ऑपोजिट अप्लाई होता है लायबिलिटीज को, ठीक है। अगर मेरे पास क्रेडिटर्स थे, पिछले साल मेरे क्रेडिटर्स थे 20,000 के और इस साल मेरे क्रेडिटर्स है 50,000 के, मतलब देयर इज एन इंक्रीज बाय 30,000 इन द क्रेडिटर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने कुछ परचेज किया होगा शायद, लेकिन मैंने क्रेडिट पे परचेज किया, मैंने उनको पैसा नहीं दिया है। तो इनडायरेक्टली मेरा जो खर्चा हो सकता था अगर मैं कैश में परचेज करती, वो इस साल बच गया, उतना पैसा बाहर जाने से बच गया इस साल। इसका मतलब इनडायरेक्टली 30,000 मेरा इनकम हो गया। तो व्हाट विल आई से, if there is an increase in my liabilities, current liabilities, then that I am to add in my working capital.
अगर करंट लाइबिलिटीज बढ़ जाते हैं तो मुझे ऐड करना होगा, ठीक है। एंड इसका ऑपोजिट होगा अगर लाइबिलिटीज कम हो गए तो। देखिए अगर 20,000 के मेरे शुरुआत में थे मेरे लाइबिलिटीज एंड अभी सिर्फ 15,000 के बाकी है, इसका क्या मतलब होता है दैट 5,000 से शायद मैंने पैसा दे दिया होगा, तभी तो क्रेडिटर्स कम हो गए। अगर पैसा दे दिया दैट मीन्स देयर इज एन आउटफ्लो, तो मैं माइनस करूंगी, तो डिक्रीज होगा लाइबिलिटीज में, तो मुझे माइनस करना है। लॉजिक समझ में आ गया आपको क्यों कर रहा है? आपको अगर याद रखना है तो आप कैसे कर सकते हो, यू हैव टू रिमेंबर करंट लाइबिलिटीज में अगर इंक्रीज है तो आप ऐड करो, करंट लाइबिलिटीज में डिक्रीज है तो माइनस करो। लाइबिलिटीज बढ़ गए तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा और लाइबिलिटीज कम हो गए तो यहाँ पे भी आपको माइनस करना है। इसका ऑपोजिट आपको करंट एसेट के लिए करना है। लाइबिलिटीज याद रखो और ऑपोजिट आप एसेट्स के लिए कर दो। लाइबिलिटीज सिंपल है, लाइबिलिटीज बढ़ गए यहाँ पे भी ऐड करो, लाइबिलिटीज कम हो गए यहाँ पे भी माइनस कर दो, ठीक है। बट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू नो द लॉजिक, इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है बच्चों, ठीक है। आपको लॉजिकली समझना चाहिए दैट ये हम क्यों कर रहे हैं, ओके। तो ये जब हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस के लिए अकाउंट कर देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचती है दैट इज माय कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या किया मैंने मेरे प्रॉफिट फिगर से स्टार्ट किया, फिर जो भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थे वो मैंने प्लस या माइनस कर दिए एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी मैंने कुछ ऐड या माइनस किया और जो बचा दैट इज माय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब बिजनेस चलाने की वजह से जो भी पैसा मिला वो इतना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर मैंने कहीं पे पैसा अप्लाई किया है, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स की है मैंने कुछ, उसके वजह से जो भी मेरा खर्चा हुआ या उसके वजह से जो भी मेरा इनकम हुआ वो मुझे यहां दिखाना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनकम कैसे होगा? अगर मैंने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा है, सी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या मैंने कोई इन्वेस्टमेंट्स बेचे तो ऑब्वियसली मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो मुझे ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाना है बिकॉज ये मेरा प्रॉपर बिजनेस नहीं है। फिक्स्ड एसेट बेचना या खरीदना बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर कभी कभार मैंने बेचे हैं मेरे फिक्स्ड एसेट, वो बेचने के बाद अगर कुछ पैसा मिला सो दैट विल बिकम माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो मैं यहाँ ऐड करूंगी। ऑपोजिट अगर मैंने कुछ खरीदा तो पैसा गया, सो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में माइनस कर दूंगी, गेटिंग इट। एंड अगर कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला होगा, अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट किए हैं पैसे तो जाहिर है मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल सकता है, मुझे कोई डिविडेंड मिल सकता है, तो वो जो मुझे पैसा मिलेगा वो मेरा इन्वेस्टिंग इनकम है, तो मुझे वो यहाँ पे दिखाना होगा, गेटिंग इट। सो यहाँ पे करने के बाद जो भी पैसा आएगा दैट इज माय कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड लास्टली क्या बचता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस मतलब सोर्सेस ऑफ फंड्स। अगर मैंने शेयर्स इशू किए तो पैसा बिजनेस में आया तो मुझे ऐड करना होगा, सी इशू ऑफ शेयर्स। अगर मैंने रिडीम कर दिए तो पैसा बिजनेस से बाहर गया तो मैं लेस कर दूंगी रिडेम्पशन, ठीक है। अगर मैंने लोन लिया है तो मेरा पैसा बिजनेस में आया है तो मैं ऐड कर दूंगी लोन टेकन। अगर लोन रीपे कर दिया तो पैसा गया तो माइनस कर दिया, गेटिंग इट। और अगर मैंने कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया है शेयर्स पे, डिबेंचर्स पे, सो वो भी मेरा फाइनेंसिंग आउटफ्लो है, तो मैं यहाँ पे उसे माइनस करूंगी, ठीक है। और जो बचता है दैट विल बी माय नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो तीन हमारे मेजर अमाउंट्स आएंगे, क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें मैं क्या ऐड करूंगी? जो मैंने शुरुआत में कैश या बैंक में पैसा था ओपनिंग, वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। और वो ऐड करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगी दैट इज द अमाउंट दैट इज देयर एट द एंड विद द बिजनेस, कैश एट द एंड विद द बिजनेस, गेटिंग इट। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है बच्चों, कैश जब मैं बोलती हूँ इट इज कैश प्लस बैंक, ओके। इसे हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब इट इज एज गुड एज कैश। बैंक में पैसा है तो एज गुड एज कैश ही हुआ ना, हम तुरंत खर्चा कर सकते हैं या तुरंत बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैश या कैश इक्विवेलेंट होता है जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट कैश, गेटिंग इट। आई नो ये आपको थोड़ा लग रहा होगा कि बाबा देयर आर सो मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों आपको समझेगा इट इज सो वेरी लॉजिकल। यू गो थ्रू दिस वंस अगेन एंड वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम नाउ, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। आपको बहुत इंट्रोडक्टरी है, ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑन पेज नंबर 378, ठीक है। लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम। देखिए
फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ साक्षी लिमिटेड, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको 2 साल का बैलेंस शीट दिया गया है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का बोला गया है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से फॉर्मेट बना लूंगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओके, अभी जैसे हमें पता है कैश फ्लो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस जिसके लिए स्टार्ट किया है दैट इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। मैंने आपको लालाजी वाले एग्जाम्पल में बताया था कि लालाजी को क्या जानना है, दैट प्रॉफिट से मेरा एक्चुअल कैश इसमें डिफरेंस क्यों है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी माय प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहां पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पिछले साल 40,000 था, इस साल 70,000 है, इसका मतलब देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 30,000, गेटिंग इट। देखिए बैलेंस शीट में 40 एंड 70, तो 30,000 से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इस साल 31 मार्च 2018 का जो साल है उस साल 30,000 मेरा प्रॉफिट हो गया, तो मैं यहाँ पे 30,000 लिख दूंगी। इज दिस वेरी वेरी क्लियर, डिफरेंस देखना है हमें, स्टार्टिंग पॉइंट 40 था और एंड में 70 है, इसका मतलब 30,000 से प्रॉफिट बढ़ गया है, तो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अभी कोई हमारे पास अगर नॉन कैश आइटम्स होंगे या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होंगे तो वो हम यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में हमारे पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अभी हमें उसे कुछ भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। हमने यहाँ पे हमारे फॉर्मेट में क्या देखा है, अगर हमारे लायबिलिटीज बढ़ जाते हैं तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, अगर हमारे लायबिलिटीज कम हो जाते हैं तो हमें माइनस करना है। सिमिलरली अगर हमारे करंट एसेट्स बढ़ जाते हैं इसका मतलब हमें माइनस करना है, और अगर करंट एसेट्स कम हो जाते हैं तो हमें ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट अस सी वन बाय वन क्या हो रहा है, लेट अस लुक एट द एसेट साइड, ठीक है। कैश तो हमारा एंड में लिखना है हमें, ठीक है। डेटर्स इज माय करंट एसेट्स, राइट। पिछले साल 1,40,000 थे डेटर्स और इस साल 2,50,000 है, मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन माय डेटर्स, राइट, इंक्रीज इन माय करंट एसेट्स। कितने से इंक्रीज है, 1,10,000, ठीक है। हमने क्या देखा है, करंट एसेट अगर बढ़ गया है तो मुझे क्या करना है, मुझे माइनस करना है, राइट। और क्या है, स्टॉक है, स्टॉक 80,000 था पिछले साल, इस साल है 70,000, मतलब स्टॉक में देयर इज अ डिक्रीज। अगर मेरे करंट एसेट में डिक्रीज होता है तो मैं क्या करती हूं, आई हैव टू एड इट, कितने से, 10,000, इसका मतलब मुझे ऐड करना पड़ेगा 10,000। आई एम गेटिंग दिस, ओके। आगे क्या है देखो, लैंड, लैंड इज माय फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट कहा जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, राइट, ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, तो यहाँ पे मुझे अभी कुछ नहीं करना है। अभी लेट अस मूव टू माय लायबिलिटीज साइड, यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल है, ये अगेन मेरा फाइनेंसिंग में जाएगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स देखो 60 एंड 90, मतलब 30,000 से मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। याद करिए करंट लायबिलिटीज बढ़ गए तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू ऐड 30,000 इन माय वर्किंग कैपिटल, गेटिंग इट। तो बस ये अभी हमें प्रेजेंट करना है हमारे यहाँ फॉर्मेट में, तो यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिख लूंगी। सबसे पहला क्या है देखो, करंट क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं 30,000 से, so I will write add increase in creditors 30,000, करेक्ट। आगे क्या है यहाँ पे, डेटर्स में इंक्रीज है तो मुझे माइनस करना है, तो मैं लिख दूंगी लेस इंक्रीज इन डेटर्स 1,10,000, okay, bracket stand for minus, and next is
डिक्रीज इन करंट एसेट्स बाय 10,000, स्टॉक में डिक्रीज हुआ है तो मुझे ऐड करना है, डिक्रीज इन स्टॉक 10,000। ठीक है, आई आर गेटिंग दिस? ये मेरे चेंजेस है वर्किंग कैपिटल में, मतलब वर्किंग कैपिटल के जो भी इंक्रीज डिक्रीज के वजह से बिजनेस में या तो पैसा आया या पैसा गया, वो जो भी रहेगा वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। नाउ ये सब मिला के मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। सो लेट अस डू अंडरस्टैंड कितना है वो, 30 प्लस 30 60 प्लस 10 70 माइनस 1,10,000 मतलब माइनस 40,000। दिस इज माय नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस चलाने के वजह से जो भी पैसा आया या गया वो मेरा माइनस 40,000 है। ओके, अभी क्या है, अभी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। इन्वेस्टिंग मतलब हमने फंड्स कहाँ अप्लाई किए होते हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट में देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स सबसे पहला होता है फिक्स्ड एसेट। लेट अस गो टू द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड सी। देखिए डेटर्स और स्टॉक तो हो गया हमारा, अभी क्या है देखो लैंड है, फिक्स्ड एसेट है राइट। 60,000 था पिछले साल, इस साल है 1,10,000 मतलब 50,000 से मेरा लैंड बढ़ गया है। मतलब बढ़ा इसका क्या मतलब हुआ, मैंने खरीदा होगा राइट, इसीलिए तो बढ़ गया। अगर खरीदा तो मेरे पास पैसा जाएगा बिजनेस में या पैसा आएगा, अगर मैंने परचेज किया है इसका मतलब मैंने पैसा दिया होगा। तो दिस इज माय आउटफ्लो ऑफ कैश, तो मैं यहां पे लिख दूंगी परचेज ऑफ लैंड 50,000। यहां पे और कुछ भी अमाउंट नहीं है तो मैं ये 50,000 बाहर लिख देती हूं। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन से है, हमारे जो वर्टिकल बैलेंस शीट है वहां पे जो हम सोर्सेस ऑफ फंड्स लिखते थे दैट इज माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले शेयर कैपिटल, सो लेट अस गो टू द बैलेंस शीट एंड चेक। देखिए शेयर कैपिटल पिछले साल 2 लाख था, इस साल 3 लाख है, मतलब 1 लाख से शेयर कैपिटल की अमाउंट बढ़ गई है। अमाउंट क्यों बढ़ेगी, इसका मतलब मैंने कुछ शेयर शायद इश्यू किए हैं इस साल। अगर इश्यू किए हैं तो पैसा बिजनेस में आया या पैसा गया, अगर हम शेयर्स इश्यू करते हैं तो पैसा हमें मिलता है, तो दिस इज माय इनफ्लो। सो 1 लाख से मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगी मेरी अमाउंट, सो 1 लाख क्या हो गया, इशू ऑफ शेयर्स राइट। और कुछ है क्या बैलेंस शीट में, देखो नहीं, एवरीथिंग एल्स इज डन, सिर्फ कैश की अमाउंट बाकी है वो हम एंड में करेंगे राइट, एवरीथिंग एल्स इज डन। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो 1 लाख है ये मैं आउटर कॉलम में लिख लेती हूँ बिकॉज नथिंग एल्स इज देयर। अभी नेट कितना है, लेट अस सी, नेट इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं हम। इक्विवेलेंट मतलब अगर बैंक की अमाउंट भी होती तो हम यहाँ पे लिख सकते थे, इसीलिए हम इक्विवेलेंट लिखते हैं। -40 -50 मतलब -90 एंड 1 लाख मतलब पॉजिटिव हो गया 10,000 से। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ओपनिंग क्या है यहाँ पे, लेट अस सी, ओपनिंग कैश बैलेंस पिछले साल जो भी रहेगा दैट इज माय ओपनिंग 20,000। तो यहां पे मैं ऐड कर देती हूं, तो कितना बचता है 30,000। और ये 30,000 क्या है, लेट अस सी बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या 30, देखिए इस साल 30,000 दिख रहा है राइट। मतलब ये क्या है, दिस इज माय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट at the end of year 30,000। गेटिंग इट, देखिए क्या हुआ, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट 30,000 है और कैश भी 30,000 है इस साल, लेकिन देयर हैज बीन सो मेनी इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन द कैश। गेटिंग इट, वेरी वेरी लॉजिकल।
समझ में आया बहुत अच्छी से? देखिए मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों। यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज भी रहते हैं, लेकिन क्लास 12th पे आपको ऐसे ही तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, एकदम इंट्रोडक्टरी है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है। अगर बहुत अच्छी से समझ गया, डू हिट द लाइक बटन। बच्चों आई होप यू ऑल हैव स्टार्टेड स्टडिंग नाउ। इट इज हाई टाइम यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स जो मैंने दिए हैं। आई हैव सॉल्व्ड ऑल द अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Please go through them. इस साल we have to aim at getting more than 90% marks in accountancy, and that can happen if you go through all my lectures. मैं सारे revision lectures भी लेने वाली हूँ. Please stay tuned. Do press the bell icon so that you do not miss on any notifications. जो जो नए-नए मेरे lectures आते रहेंगे, आपको notifications भी मिलते रहेंगे. मिलती हूँ आपको अगले lecture में. Till then, take care. Bye bye.